13 अप्रैल की सुबह थी। चाइना बॉर्डर के पास एक फ्लैग मीटिंग हो रही थी। चाइनीज ऑफिसर ने इंडियन कमांडर से कहा, आप अपने उस सोल्जर को वापस बुला लीजिए जो रात में सफेद घोड़े पर हमारी साइड आ जाता है। इंडियन ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे उस डायरेक्शन में ना कोई पेट्रोल था और ना ही किसी सोल्जर के पास कोई घोड़ा था। लेकिन एक सोल्जर जरूर था, एक मरा हुआ सोल्जर, जिसने मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर की जो 1968 में मर गया, लेकिन आज भी इंडिया की बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की। इस कहानी की शुरुआत होती है पार्टीशन से पहले के पंजाब से। 1941 में हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान वाले पंजाब के कपूरथला जिले में हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश बटा तो उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत वाले पंजाब में आ बसा। उनका परिवार किसानी करता था। हरभजन दिन भर खेती में अपने पिता का हाथ बटाते और शाम को आसमान की तरफ देखते, जहां से कभी कभी फाइटर जेट्स गुजरते थे। उसी फाइटर जेट्स की गूंज में उन्होंने अपना सपना बुना, एक दिन वर्दी पहनकर सीमा की रक्षा करने का। कड़ी मेहनत के बाद 1965 में वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए और 23 पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग हुई सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां भारत और चाइना की सरहद सिर्फ कुछ कदम दूर थी। यहां दिन भी अंधेरा लगता था, क्योंकि ठंड और बादलों से घिरा ये इलाका सूरज की रोशनी से ज्यादातर छुपा रहता था। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, सांस लेना मुश्किल और हर कदम पर खतरा था। लेकिन हरभजन अपनी चैलेंजिंग ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा सबसे पहले उठते, साथियों की मदद करते और हर काम बिना शिकायत के पूरा करते। उनकी ईमानदारी और ड्यूटी के प्रति समर्पण देखकर साथियों ने उन्हें प्यार से बाबा कहना शुरू कर दिया, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। 1968 अक्टूबर का महीना था। नाथुला पास पर लगातार बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ और बर्फ से ढक चुके थे। तापमान 0 से नीचे चला गया था। इन्हीं हालातों में हरभजन को एक जिम्मेदारी सौंपी गई, खच्चरों पर भोजन और गोला बारूद लादकर ऊपर की पोस्ट तक पहुंचाना था। सुबह उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, जूते बांधे, झंडे की तरफ देखा और यात्रा शुरू की। आसमान काला हो रहा था, हवा तेज चल रही थी और बादल नीचे उतर आए थे। फिर भी वो रुके नहीं, क्योंकि सीमा पर कोई काम कल के लिए नहीं छोड़ा जाता है। रास्ता बेहद संकरा था। एक तरफ पहाड़ की ऊंची दीवार, दूसरी तरफ गहरी खाई और उसके नीचे तेज बहती नदी, जिसका पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरने का मतलब सीधी मौत थी। हर कदम के साथ बर्फ चरमराती थी। खच्चर घबराए हुए थे। हरभजन उन्हें शांत करते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा। तेज आवाज हुई। खच्चर बुरी तरह घबरा गए और भागने लगे। हरभजन ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उनका पैर फिसल गया और अगले ही क्षण वो चट्टान से फिसलते हुए सीधे नदी की गहराई में गिर गए। कुछ ही सेकंड में सब खामोश हो गया। ऊपर बस बर्फ गिर रही थी और नीचे पानी का शोर धीरे धीरे खत्म हो गया। तेज बहाव में हरभजन का शरीर करीब 2 किलोमीटर तक बहता चला गया। जब शाम तक हरभजन अपनी पोस्ट पर नहीं लौटे तो बाकी सैनिकों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो चुका है। तुरंत एक सर्च टीम भेजी गई, लेकिन पहाड़ों की बर्फ से हर रास्ता ढक चुका था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, पर ना कोई निशान मिला, ना कोई आवाज। आखिरकार मिसिंग इन एक्शन लिखकर फाइल बंद कर दी गई। कैंप में खामोशी छा गई। जवानों की आंखों में एक ही सवाल था, इतना ईमानदार जवान आखिर गया कहाँ? फिर 5वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के अंधेरे में जब कैंप में सब सो रहे थे, हरभजन के करीबी दोस्त को सपने में खुद हरभजन दिखाई दिए। वो बिल्कुल साफ दिख रहे थे, वर्दी पहने हुए, चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मुझे ढूंढना बंद मत करो, मेरा शरीर अभी भी वहीं है, नदी में एक बड़े से पत्थर के नीचे फंसा है। और फिर उन्होंने वो एग्जैक्ट लोकेशन बताई जहां उनका शरीर था। जैसे ही उनके दोस्त की नींद खुली, वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सपना इतना साफ था कि उसने बिना देर किए अफसरों को सब कुछ बता दिया। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने एक एक डिटेल बताई तो एक सर्च टीम दोबारा भेजी गई और यहीं चमत्कार हुआ। जिस जगह का जिक्र सपने में किया गया था, वहां कुछ घंटों की तलाश के बाद हरभजन का शरीर मिल गया, बिल्कुल उसी पत्थर के नीचे, बिल्कुल उसी गहराई पर। वर्दी अब भी साफ थी, हथियार कमर पर था और चेहरे पर वही शांति, जैसे वो बस सो रहे हों। यह देखकर सभी सैनिक सन्न रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। हरभजन का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ। उन्हें तिरंगे में लपेटा गया, सलामी दी गई और उन्हें वहीं नाथुला पास के पास दफनाया गया। सबने सोचा अब यह कहानी यहीं खत्म हो गई,
लेकिन असल में यहीं से असली कहानी की शुरुआत हुई, क्योंकि उनकी शहादत के बाद नाथुला पास की पहाड़ियों में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। रात में बंकरों के बाहर से आती धीमी सी खड़खड़ाहट, बर्फ पर किसी के कदमों के निशान और सर्च लाइट की रोशनी में दिखती एक परछाई। ये सब किसी एक जवान ने नहीं बल्कि पूरे कैंप ने महसूस किया था। शुरू में लोगों ने सोचा शायद ये ऊंचाई का असर है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से दिमाग कभी कभी भ्रमित हो जाता है, लेकिन ये भ्रम नहीं था, ये हकीकत थी। एक रात एक जवान ड्यूटी पर तैनात था। घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे। ठंड इतनी थी कि हड्डियां जम रही थीं। वो जवान थक कर थोड़ा बैठ गया और उसकी आंखें झपकने लगीं। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से झकझोरते हुए कहा, उठो, तुम ड्यूटी पर हो। वो जवान घबरा कर उठा, चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस बर्फ पर ताजे जूतों के निशान थे जो उसकी तरफ आए थे और फिर अचानक गायब हो गए। इसी तरह की घटनाएं बार बार होने लगीं। किसी को रात में अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। किसी को लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ हवा होती। फरवरी की एक रात जब पूरा इलाका भयानक बर्फीले तूफान में दबा हुआ था, तब पास की चौकी से एक अजीब रिपोर्ट आई। 2 सिपाहियों ने बताया कि उन्होंने घाटी के उस पार एक पहाड़ी पर एक चमकती हुई आकृति देखी। वो आकृति इंसान जैसी थी, सर पर हेलमेट, पीठ पर राइफल और हाथ में फ्लैशलाइट जैसी कोई चीज। जब उन्होंने सर्च लाइट डाली तो वो आकृति पल भर में गायब हो गई, लेकिन उसके बाद वायरलेस पर किसी की आवाज 3 बार सुनाई दी, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। ये आवाज किसकी थी? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। कुछ हफ्तों बाद बर्फ पिघलने लगी। जवानों ने नीचे के इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू की। इसी दौरान एक जगह उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ हेलमेट मिला, मिट्टी से भरा हुआ। सैनिकों ने मजाक में कहा, ये तो बाबा हरभजन का है। जब इस हेलमेट को एक छोटी सी जगह पर रखा गया तो आसपास के मौसम में अचानक बदलाव आ गया। बादलों के बीच से तेज धूप निकल आई, हवा एकदम थम गई और तापमान थोड़ा बढ़ गया। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। एक और चौंकाने वाली घटना है जो आर्मी के बीच काफी मशहूर है। कहते हैं कि एक बार चीनी सीमा पर तैनात सोल्जर्स ने रिपोर्ट दी कि रात में उनके इलाके के पास एक भारतीय सिपाही दिखा जो सफेद घोड़े पर सवार था। उन्होंने कहा कि वो कुछ देर तक हमें देखता रहा और फिर धुंध में गायब हो गया। अगले दिन दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग हुई। चाइनीज अधिकारियों ने इंडियन कमांडर से पूछा, आपके घोड़े वाले सिपाही को कह दीजिए कि वो हमारी सीमा में ना आए। इंडियन ऑफिसर बस चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उस दिशा में कोई भी पेट्रोल थी ही नहीं और ना ही किसी सोल्जर के पास कोई घोड़ा था। माना जाता है कि जब भी सीमा पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो 3 दिन पहले ही वहां के सैनिकों को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। मौसम अचानक बदल जाता है या किसी को अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। इस घटना के बाद जवानों ने फैसला किया कि उसी जगह पर बाबा हरभजन के लिए एक छोटी सी जगह बनाई जाए। उन्होंने वो जगह साफ की, हेलमेट को सम्मान के साथ रखा और हर शाम वहां दीपक जलाया जाने लगा। धीरे धीरे ये दीपक कैंप की परंपरा बन गया और वो जगह बाबा हरभजन मंदिर के नाम से मशहूर हो गई। समय के साथ साथ बाबा हरभजन के प्रति ये विश्वास और भी गहरा होता गया। इंडियन आर्मी ने इस रहस्यमय उपस्थिति को खारिज करने के बजाय उसे पूरा सम्मान दिया और यहीं से शुरू हुई वो परंपरा जो आज भी जारी है। हरभजन सिंह का नाम सेना की रिकॉर्ड बुक में हमेशा दर्ज रहा। उन्हें मरणोपरांत ऑनररी कैप्टन की रैंक दी गई, यानी उनकी मौत के बाद भी उन्हें प्रमोशन मिला। उनका कमरा आज भी ऐसे संभाला जाता है जैसे वो किसी भी दिन छुट्टी से लौटने वाले हों। हर सुबह उनके लिए वर्दी प्रेस की जाती है, बूट चमकाए जाते हैं, बिस्तर ठीक से सजाया जाता है और उनके लिए पानी रखा जाता है। लेकिन अजीब बात यह है, जब भी सुबह पहरा बदला जाता है उनके बिस्तर पर हल्की सी सिलवटें होती हैं, बूटों पर मिट्टी लगी होती है और पानी की बोतल खाली मिलती है, जैसे रात में कोई आया हो, ड्यूटी पर गया हो और लौटकर सो गया हो। हर साल सितंबर के महीने में बाबा हरभजन सिंह को 2 महीने की एनुअल लीव दी जाती थी। उनका सामान, तस्वीर, वर्दी और मेडल्स एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में भेजे जाते। न्यू जलपाईगुड़ी से कपूरथला तक पूरी जर्नी में उनके लिए एक सीट रिजर्व रहती और उस सीट पर कोई नहीं बैठता था। 2 महीने बाद यही सामान वापस भेजा जाता और सेना के रिकॉर्ड में लिखा जाता, बाबा हरभजन सिंह ने अपनी एनुअल लीव पूरी की और ड्यूटी पर वापस लौट गए। उनके नाम की सैलरी भी हर महीने दी जाती थी जो उनके परिवार तक पहुंचाई जाती थी। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये इंडियन आर्मी का अपने शहीद के प्रति सम्मान था। लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी परंपरा को हिलाकर रख दिया।
कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर इसका विरोध किया। अदालत में याचिका दाखिल हुई। तर्क दिया गया कि सेना को धार्मिक आस्था से अलग रखा जाना चाहिए और यह भी कहा गया कि एक मृत व्यक्ति को सैलरी देना और छुट्टी पर भेजना तर्कसंगत नहीं है। कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर फैसला आया, बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजने की परंपरा रोक दी जाए। मंदिर को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। सैनिकों को यह फैसला गलत लगा, लेकिन ऑर्डर सेना का हिस्सा होता है, इसलिए सब चुप रहे, पर अंदर से हर कोई टूट चुका था। फिर वही सर्दी आई, दिसंबर 2017। नाथुला पास पर भारी बर्फबारी शुरू हो गई। जब मंदिर बंद था तभी अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गश्त पर निकले जवानों ने देखा मंदिर की दिशा में एक हल्का सा प्रकाश दिख रहा है। जब वो पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वो दीपक जो महीनों से बुझा हुआ था अब तेज लौ के साथ जल रहा था। मंदिर के गेट तक जाते हुए ताजे पैरों के निशान मिले, चौड़े बूटों के निशान, बिल्कुल आर्मी बूट्स जैसे, जो सीधे मंदिर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर सभी जवानों की रूह कांप गई। कुछ ही दिनों में मामला सेना के सीनियर अफसरों तक पहुंच गया। आखिरकार फैसला बदला गया, मंदिर दोबारा खोल दिया गया, परंपरा फिर से शुरू की गई। तब से आज तक हर जवान अपनी पोस्ट पर जाने से पहले मंदिर जाता है, बाबा हरभजन से प्रार्थना करता है और फिर सीमा पर खड़ा होता है। चाहे दुनिया माने या ना माने, चाहे विज्ञान इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन भारत चीन बॉर्डर पर तैनात हर सिपाही ये जानता है बाबा हरभजन आज भी ड्यूटी पर हैं और आज भी हर खतरे से पहले चेतावनी देते हैं। ये है बाबा हरभजन सिंह की कहानी, भारत के असली घोस्ट सोल्जर की कहानी, जिसने ये साबित कर दिया कि सच्ची देशभक्ति जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।